ना हाइड्रोनेफ्रोसिस में आप लोगों को सारा समझा चुका हूँ, तो अब मैं आई डोंट थिंक सो कि मुझे इन पे टाइम लगाना चाहिए दोबारा समझाने पे, कागज पे। हाँ, हम इस पे टाइम लगाएंगे, लाइक डायग्नोज कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब वो इधर तो मैं जारी सी बात है, फिर मुझे स्पीड लगानी पड़ेगी ना, लाइक ये काजिज वगैरह, ये तो चीजें अभी मैं आप लोगों को इतने अच्छे से आई थिंक सो कि मैं समझा के आया हूँ। ऐसे ही है ना, होप सो ऐसे ही होगा। नहीं मतलब जो जहां पे मुझे नई स्पीड लगानी चाहिए वहां पे मैं नहीं लगाऊंगा, हमें मतलब हमने आप लोगों को तंग भी नहीं करना। लेकिन मतलब जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, उन पे हमें टाइम वेस्ट आई डोंट थिंक सो करना चाहिए। चलिए मैं ख्याल रखता हूँ इस चीज का, सही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हम पढ़ रहे थे हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हमने कह दिया था कि अगर आपका रीनल पेरिस या कैलिक्स जो है वो डायलेट हो जाए तो इस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते होते हैं। इसमें क्या था कि आपके हाइड्रोनेफ्रोसिस में डिफरेंट काजेज थे, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही थी, वो ट्यूमर की वजह से हो सकती है, फाइब्रोसिस की वजह से हो सकती है, या आपका जो पेल्विको यूरिट्रिक जंक्शन है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अब ये वाली जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये मोस्टली कंजेनिटल भी होती है, बच्चों के अंदर भी होती है, तो उसकी वजह से भी पेल्विको यूरिटल जंक्शन कौन सा आता है, ये आपकी किडनीज है या आपका यूरिटर है। तो ये वाला जो इनका जंक्शन होता है यूरिटर का और आपका रीनल पेल्विस का, ये वाला जो एरिया होता है इसको हम पेल्विको यूरिटल जंक्शन कहते होते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्ली इधर से कैनलाइज ना हो, नॉर्मली क्या होता है कि ये आपको पता है कि आपकी बॉडी की जब ट्यूब्स बनती हैं तो उनके अंदर सेल्स भरे हुए होते हैं, तो इनको इधर से रिकैनलाइज किया जाता होता है। लेकिन अगर प्रॉपर इसकी रिकैनलाइजेशन नहीं होगी, इट मीन कि आपकी क्या हो सकती है, पेल्विको यूरिटरल जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी डेट कैन आल्सो लीड टू हाइड्रोनेफ्रोसिस। देन हमारे पास अगर स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था, स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो किस वजह से डेवलप कर सकता है, कि अगर आपकी यूरिटर जो है वो डैमेज होगी, ठीक है, वो डैमेज किसी भी वजह से हो सकती है। आपने एब्डोमेन की कोई सर्जरी की, उस दौरान आपने यूरिटर को डैमेज कर दिया, या एब्डोमेन की कोई रेडिएशन थेरेपी हुई, उस दौरान आपने यूरिटर को डैमेज कर दिया, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगा। जब ये वाला जो एरिया है वो हील करेगा, जब ये एरिया हील करेगा, इधर फाइब्रोसिस हो जाएगी, इधर स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगा, अब यूरिन जो है वो आगे प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाएगा। या क्या है कि अगर आपका कार्सिनोमा हो, चाहे ब्लैडर का हो या यूरिटर का हो, तो आपको पता है अगर इधर कैंसर डेवलप हो जाएगा तो जारी सी बात आगे यूरिन प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा। या अगर फॉर एग्जांपल आपके ब्लैडर का भी कैंसर है, तो इट मीन कि आप ये इतना बड़ा सारा कैंसर बन जाए, बताओ आगे यूरिन फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये भी काजीज हो जाती है। या स्टोन होता है, ठीक है, तो स्टोन अगर फंस गई फिर भी आगे यूरिन फ्लो नहीं कर पाएगा। या आप लोगों का स्लफ्ट पेपिला होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये रीनल पायरामिड्स होते हैं, ये वाली जो शेप्स बनी होती हैं इनको हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं। इनकी ये वाली जो नोच सी होती है इसको हम रीनल पेपिला कहते होते हैं। देन इधर से आगे जो है वो आपके कैलिक्सिस होते हैं, और देन इधर से जो है वो आगे आपका रीनल पेल्विस होता है, ठीक है। तो इस तरह करके खैर आपकी किडनीज की एनाटॉमी होती है। तो अगर आपका ये वाला जो पेपिला है ये ही टूट जाए और ये आके इसको ऑब्स्ट्रक्ट करवा दे आपकी यूरिटर को, तो इस केस में भी जारी सी बात है, आपका ये जो यूरिन है वो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं इनमें यूरिन आगे फ्लो नहीं कर पा रहा, यूरिन सारा इधर अकोमोडेट होगा, जिसकी वजह से रीनल पेल्विस और कैलिक्सिस की जो है वो डायलेशन हो जाती होती है। इस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। कंजेनिटली में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका यूरिथ्रा के अंदर कोई वॉल्व पड़ा हुआ हो, ठीक है। नॉर्मली यूरिथ्रा के अंदर इधर जो है वो कोई वॉल्व नहीं होता, लेकिन क्या है कि अगर इधर कोई वॉल्व सा पड़ा हुआ हो तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व कह देते हैं। अगर मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल यो वर्ड की डायग्राम दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस तरह का होता है। मैं इसके एक मेम्ब्रेन सी ना झिल्ली सी बनी हुई होती है, आप ये देखें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये ऊपर आपका ब्लैडर है, ठीक है, और देन ये इधर एक छोटी सी झिल्ली सी बनी हुई है जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूरिथ्रल वॉल्व कह रहे हैं। तो अगर ये वॉल्व सा बना हुआ होगा तो उस केस में भी हमारी जो आगे यूरिन है वो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, दैट वुड आल्सो लीड टू हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर बंदे के अंदर यूरिथ्रा का कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, जिस तरह यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर बंदे को दूसरा प्रोस्टेट का कैंसर है, आपने रेडिएशन थेरेपी करवाई, जब रेडिएशन थेरेपी करवाई तो इधर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए, जब ये हील करेंगे फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो दैट वुड आल्सो लीड टू यूरिथ्रल स्ट्रक्चर या यूरिथ्रा किसी भी वजह से डैमेज हो जाए, तो उस केस में भी जब ये हील करेगा फाइब्रोसिस होगी और इधर क्या है कि स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगा, अब आपका यूरिन जो है वो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर आ गया। या उसके बाद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपका ये वाला जो प्रोस्टेट है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो उस केस में भी यूरिन जो है वो आगे फ्लो नहीं कर पाता था। अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट एड वाला लेक्चर ले लेना जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। देन आ जाता है कि क्लिनिकल फीचर्स, तो हमने बात कर लिया कि ये वाला जो बंदा है फ्लैंक पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, मैस इन द लोइन के साथ प्रेजेंट करेगा, जो यूवर्ड वाले ने उसके लिए टर्म यूज की थी कि बैलेटेबल फ्लैंक मैस हमें मिल रहा होता है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये वाला जो बंदा है इसके अंदर आपको एन यूरिया मिल रहा होगा, ये मैं उधर बताना भूल गया।
अब एन यूरिया क्या होता है, एन यूरिया क्या आप लोग याद रख लें कि नो, एन का मतलब होता है एब्सेंट, यूरिया मींस कि नो यूरिन। इट मींस कि ये वाला वो वाला जो बंदा है उसको बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा होगा। कितनी देर के लिए, आपको हिस्ट्री कितनी की चाहिए, ये नहीं कि 2-3 घंटे के लिए, तो उसको आप लोग एन यूरिया कह दोगे। तो अगर बंदे को मोर देन 24 आवर्स हो गए हैं और उसको बिल्कुल कोई यूरिन नहीं आया या लेस देन 100 ml यूरिन आया है, तो इस चीज को हम एन यूरिया कहते होते हैं। आपको पता है कि अगर इधर ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, बताओ आगे यूरिन फ्लो कर पाएगा सर? यूरिन फ्लो नहीं करेगा। तो बताओ इधर मिक्सचुरेशन होगी, यूरिनेशन होगी सर जी? नहीं होगी। इट मींस कि इस बंदे के अंदर आप लोगों को क्या मिल सकता है, एन यूरिया मिल सकता है। लेकिन एन यूरिया हमेशा उस वक्त मिलेगा जब बाइलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप लोगों को पता है कि आपकी जनाब 2 किडनीज होती हैं, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन जैसे एक किडनी के अंदर है, इधर है, ये यहां से तो यूरिन फ्लो करेगा, तो इस केस में आपको कोई एन यूरिया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल इधर है, या आप लोगों की इधर बाउट इधर है, या आप लोगों की दोनों यूरिटर्स के अंदर है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि आपका यूरिन आगे फ्लो नहीं करेगा, और इसको हम एन यूरिया कहते हैं। इट मींस कि हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले बंदे के अंदर आप लोगों को क्या मिल सकता है जनाब, एन यूरिया मिल सकता होता है। अब बात आ जाती है कि सर हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है? तो डायग्नोज वही आप लोग अल्ट्रासाउंड करवा लोगे। जब आप लोग अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो क्या कहते हैं यूरिटर है वो डायलेट हुआ पड़ा है, यार ये मेरा जो किडनीज का रीनल पेल्विस है वो डायलेट हुआ पड़ा है, कैल्सिस जो है वो डायलेट हुए पड़े हैं। तो आप लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हो। बाकी अगर कोई स्टोन वगैरह होगी तो उसका भी आपको पता चल जाएगा कि यार इधर स्टोन पड़ी है। बाकी आप लोग सीटी भी करवा सकते होते हो, उसमें भी आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये जो बाकी सारे एरियाज हैं वो डायलेट किए हुए पड़े हैं, और जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी। बाकी आप लोग इंट्रावेनस यूरोग्राफी भी करवा सकते होते हो। आई डोंट थिंक सो कि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आई थॉट कि आज मैं इन चीजों को जरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इंट्रावेनस यूरोग्राफी क्या आती है? फॉर एग्जांपल आप लोगों की ये जनाब आ गई किडनीज, ये इमेजिन करें कि ये आपकी वेन है। ठीक है, मैं पूरा कनेक्शन नहीं बनाऊंगा, लेकिन सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है कि इस वेन के अंदर जनाब डाई इंजेक्ट कर देनी है। इमेजिन करें कि ये येलो वाली डाई है। अब ये सारा ब्लड जो है वो हार्ट से होता हुआ, लंग से होता हुआ इवेंचुअली पहुंच जाएगा आपकी किडनीज के अंदर। तो ये जनाब ब्लड पहुंच गया है आपकी किडनीज के अंदर, ये वाली जो डाई है जो ब्लड के अंदर है वो भी कहां पे पहुंच गया, आपकी किडनीज के अंदर पहुंच गया। किडनीज इसको फिल्टर करेंगी और क्या करवाएंगी, यूरिन का हिस्सा बनवा देंगी। चले जी, यूरिन का हिस्सा बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इधर आपको पता है यूरिटर होता है, तो देन ये वाली जो यूरिन है वो यूरिटर के थ्रू जाएगा और इवेंचुअली आपके ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। देन ब्लैडर के थ्रू होता हुआ इवेंचुअली आपके यूरिथ्रा के अंदर चला जाएगा, और देन क्या है कि आपके गटर के अंदर चला जाएगा, ये मतलब उधर चला जाएगा। खैर, तो आप क्या कर रहे होते हो इंट्रावेनस यूरोग्राफी के अंदर कि आप लोग उस बंदे की वेन के अंदर ये वाली जो डाई है वो इंजेक्ट कर रहे होते हो, और देन आप लोग जो है वो मतलब एक्सरेज ले रहे होते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये वाली जो डाई है वो कहां कहां से गुजर रही है। तो अगर किसी भी एरिया के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूं कि इधर जो है वो स्टोन फंसा हुआ है। जब स्टोन फंसा हुआ है, बताओ ये वाली जो येलो वाली डाई है ये आगे जा सकेगी? नहीं सर जी, ये डाई आगे नहीं जा सकेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि यार इधर क्या हुआ पड़ा है, इधर ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। देन आपको पता चल जाएगा कि अगर इधर ऑब्स्ट्रक्शन है तो जाहिर सी बात है ये वाली जो डाई है ये इधर ज्यादा अकामुलेट हो जाएगी आपके रीनल पेल्विस के अंदर या कैल्सिस के अंदर। ठीक है, तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि इट मींस कि इस बंदे को क्या हुई पड़ी है, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई पड़ी है। ठीक है, तो आप लोग ये वाली जो इंट्रावेनस यूरोग्राफी है ये भी करवा सकते होते हो। पीछे के सारे मैकेनिज्म का आप लोगों को पता चल गया कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप मेनली हमारे पास जो किया जाता है अल्ट्रासाउंड ही किया जाता है, बाकी सीटी आईवीयू मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। अब बात आ जाती है कि हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर उस बंदे के अंदर बाइलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, ठीक है, बाइलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, दोनों जो किडनीज हैं वो डायलेट की हुई पड़ी हैं, बंदे का कोई यूरिन वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, इट मींस कि उसकी बॉडी से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे, तो ये एक इमरजेंसी होती है। जितना जल्दी हो सके आपने उसका वो वाला जो यूरिन है उसको बाहर निकालना है। मैं दोबारा इस पॉइंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा, बिकॉज आपकी एक गलती उसकी जो किडनीज हैं उसको सारी जिंदगी के लिए तबाह कर सकती हैं, और इवेंचुअली वो वाला जो बंदा है, आपको पता है कि जब किडनीज खराब हो जाए तो समझो बंदा गया। ठीक है, तो आपने मस्ट याद रखना है कि अगर एक बंदा आपके पास एन यूरिया के साथ प्रेजेंट कर गया है तो पहला काम हम जो कोशिश करते होते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हम उसका एन यूरिया ठीक करते हैं। हम जल्दी से जल्दी उसका जो यूरिन है वो निकालने की कोशिश करते होते हैं। हम जल्दी से जल्दी उस बंदे के अंदर फोली पास करते होते हैं। फोली आपको पता है ना कि दूसरा यूरिथ्रा के अंदर पास की जाती है और सारा आपका यूरिन जो है वो बाहर निकल आता था। खैर, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आपका मेन फोकस क्या होगा इस बंदे के अंदर, अगर बंदा आपके पास बाइलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ प्रेजेंट कर गया है, उसके अंदर एन यूरिया है, तो ये एक इमरजेंसी है। अपना जितना जल्दी हो सके वो वाला जो यूरिन है उसको आपने ड्रेन करना है। लेकिन अगर आप लोग ड्रेन नहीं करोगे तो बंदे की किडनी फेल हो जाएगी और सारी जिंदगी मतलब उस बंदे की समझो खराब होगी। जब आपकी किडनी फेल होगी तो समझो कि बंदा मतलब गया अब। ठीक है, तो उसकी किडनी फेल हो जाएंगी। तो आपने जितना जल्दी हो जाए इसको ट्रीट करना है। अब बात आ जाती है कि मैं इसको ट्रीट कैसे करूंगा।
तो अगर तो ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल हम उसी डायग्राम की तरफ चलते हैं, हम डिपेंडिंग अपॉन द कि कौन से एरिया के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, उसी पे हमारा जो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट है वो डिपेंड कर रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ब्लैडर के आगे वाले एरिया के अंदर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बिकॉज ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, या बिकॉज ऑफ मैं कह सकता हूं कि इधर स्टोन इधर फंस गया, या कुछ भी इधर का मामला है, या वोल्व है, कोई भी मसला है, फॉर एग्जांपल ये आपका आ गया जनाब ब्लैडर और इधर ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, ठीक है, तो मैं क्या करता होता हूं इस केस के अंदर कि इधर से फोली पास करूंगा, ये इस तरह करके हम एक ट्यूब पास कर देते होते हैं, और देन इधर जो है वो आपका यूरिन बैग होता है, तो जब ये मैं ट्यूब पास करूंगा इस ऑब्स्ट्रक्शन को वो पास कर जाएगी और इवेंचुअली कहां पे पहुंच जाएगी, आपके ब्लैडर के अंदर। तो इधर जो भी सारा यूरिन अकामुलेट हुआ पड़ा है वो जल्दी से जल्दी इस मतलब आपके बैग के अंदर, यूरिन बैग के अंदर आ जाता होता है, ठीक है। तो इधर भी जो भी यूरिन है वो सारा भी जो है वो आपका यूरिन बैग के अंदर आ जाएगा, तो आपकी किडनीज के अंदर जो सारा यूरिन अकामुलेट हुआ पड़ा था अब वो अब निकल आया है। इट मींस कि अब आपकी किडनी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देंगी। इट मींस कि अब आपकी जो किडनीज हैं वो उस बंदे की किडनीज डैमेज नहीं होंगी। तो इस वजह से आपको क्या पता चल गया कि आपने जितना जल्दी हो सके उसका ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है, उसका जो यूरिन है वो बाहर निकालना है, बाकी सारी बातें जो हैं वो बाद में। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो फोली है वो पास नहीं हो रही, ठीक है, ये वाली जो मींस के इधर इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है कि आपकी नीचे से फोली है वो पास नहीं हो रही, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टोस्टोमी करते हैं, मींस के डायरेक्ट ब्लैडर के अंदर सुराख कर देते हैं और इधर से जो यूरिन है उसको हम निकाल लेते होते हैं, इसको हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टोमी, ठीक है। तो अगर कैथीटर नहीं पास हो रहा, फोली नहीं पास हो रही, तो आपने वेट नहीं करना, जल्दी से क्या करो, सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टोमी कर दो, उसके ब्लैडर के अंदर सुराख करके इधर से यूरिन को निकाल लो, बिकॉज ये सुराख तो ठीक हो सकता है लेकिन आपकी किडनीज दोबारा से अगर बहुत ज्यादा डैमेज होगी तो वो ठीक नहीं हो सकती, तो ये आपने काम कर लेना होता है। अब हमें क्या पता चलता है कि यार जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो इधर नहीं है, मींस के ब्लैडर से आगे नहीं है, आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो इधर यूरेटर के अंदर है। अब आपको बताया कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन यूरेटर के अंदर होगी तो चाहे मैं इधर ब्लैडर के अंदर सुराख कर लूं, चाहे मैं इधर से फोली पास कर लूं, तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यूरिन तो सारा इधर रुका हुआ है। तो उस केस में मैं डायरेक्ट किडनी के अंदर सुराख कर लेता होता हूं और इधर से जो सारा यूरिन है उसको निकाल लेता होता हूं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हम क्या कहते होते थे, किडनीज के अंदर हम सुराख कर रहे हैं तो इसको हम नेफ्रोस्टोमी कह रहे हैं। और ये वाला जो सुराख है, अब ये नहीं कि आप लोगों ने उसका पूरा एब्डोमेन खोल देना होता है, हमने कल ही पढ़ा था ना परकुटेनियस, मींस कि आप लोगों ने स्किन के थ्रू आना है और इधर एक ट्यूब जो है वो प्लेस कर देनी है, नेफ्रोस्टोमी कर देनी होती है, और इधर से ये वाला जो सारा यूरिन है इसको हमने ड्रेन कर लेना होता है, तो इसको हम परकुटेनियस नेफ्रोस्टोमी कहते होते हैं। तो आप लोगों ने ये वाली जो ट्यूब है बेसिकली रीनल पेल्विस के अंदर प्लेस कर देनी है और इधर से सारा जो यूरिन है वो आपने बाहर की तरफ ड्रेन कर लेना होता है, तो आप लोग परकुटेनियस नेफ्रोस्टोमी भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोग जो है वो डबल जे स्टंट भी डाल सकते हो। अब ये वाला जो डबल जे स्टंट है वो आप लोगों को पता है ना, हमने इसको पहले पढ़ा हुआ था कि ये वाला जो स्टंट होता है ये कुछ इस तरह का होता है कि इसका एक लूप इधर होता है और देन ये इधर जाता है, इधर जाता है और इसका एक लूप जो है वो इधर ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको डबल जे कहते हैं, एक जे इसका इधर बन रहा है और दूसरा जे जो है वो इधर बन रहा है। अगर आप लोग देख रहे हो तो एक जे इधर बन रहा है, तो इसको हम डबल जे स्टंट कहते होते हैं। अब ये भी एक ट्यूब सी है ना, तो जाहिर सी बात है ये आपका चाहे इधर ऑब्स्ट्रक्शन है चाहे आप लोगों की इधर मतलब यूरेटर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब इसको उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये इधर से यूरिन को किडनी से डायरेक्टली कहां पे पहुंचा रही है, ब्लैडर के अंदर पहुंचा रही है। अब आगे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका जो यूरिन है वो आगे फ्लो कर जाएगा। इट मींस आपका सिंपल क्या कंसेप्ट बन चुका है कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस, बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस विद एन यूरिया एक इमरजेंसी होती है, उसमें मैंने जल्दी से जल्दी ड्रेन करना होता है यूरिन को, अगर नहीं करूंगा तो बंदे की किडनीज फेल हो जाएंगी। इसमें हमारे पास ये होता है कि बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ब्लैडर से आगे है तो उस केस में मैं या तो फोली पास कर दूंगा, कैथीटर पास कर दूंगा, ठीक है, या मैं जो है वो सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टोमी कर लेता हूं, डायरेक्ट ब्लैडर के अंदर सुराख कर लेता हूं, या क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल यूरेटर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस केस में मैं जो है वो डबल जे स्टंट का यूज कर सकता हूं या डायरेक्टली किडनीज के अंदर सुराख कर सकता हूं, जिसको हम परकुटेनियस नेफ्रोस्टोमी कहते होते हैं। तो इस तरह करके आपने उसका जो यूरिन है उसको आपने ड्रेन कर लेना होता है। उसके बाद जो भी काज है, इनमें से आपको पता है कि इतनी ज्यादा सारी काजें हैं, तो उसमें से जो भी काज है उसको आपने देन ट्रीट कर लेना होता है। मेन आपका फोकस है कि भाई किडनी को डैमेज होने से जल्दी बचाओ, बाकी जो भी काजेज हैं उसको आप लोग सुकून से देखोगे कि यार क्या मसला बना था, जो इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई थी, स्टोन है तो उसको आपने ठीक कर लेना है, वोल्व है तो उसको आपने ठीक कर लेना है, जो भी मसला है उसको आपने जो है वो ठीक कर लेना होता है। तो इस तरह करके ये वाला जो बंदा है वो इजीली ठीक हो जाता होता है। अब हमने इधर क्या पढ़ा था कि वन ऑफ द काज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस वाज पेल्विको यूरेट्रल जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, और यहां से एमसीक्यूज आया हुआ था एनआरई का 2-3 दफा। आपको ये पता होना चाहिए कि पेल्विको यूरेट्रल जंक्शन कौन सा होता है। आपको पता है ये आपकी किडनीज हैं, तो इधर से क्या निकल रहा होता है, इधर आपका यूरेटर निकल रहा होता है। तो किडनीज का ये वाला जो सारा पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते होते हैं। तो रीनल पेल्विस का और आपके यूरेटर का जो जंक्शन होता है उसको हम पेल्विको यूरेट्रिक जंक्शन कहते होते हैं। अब जो बच्चे होते हैं, जो न्यूनेट्स होते हैं, जो कि मतलब न्यूनेट हम किसको कहते होते हैं, जिसकी एज जो है वो लेस देन 28 डेज हो, ठीक है, लेस देन 1 मंथ हो, तो उसको हम न्यूनेट कहते होते हैं।
बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है? सो यू मस्ट नो दैट इज पेल्विको यूरिटरल जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है? न्यूनेट्स के अंदर, खासतौर पे न्यूनेट्स के अंदर, तो आपने क्या लगाना है? पेल्विको यूरिटरल जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। अब बेसिकली होता ये है ना कि नॉर्मली पहले ही मैंने आप लोगों को इस चीज का पीछे सारी कहानी समझा दिया है कि ये जो आपकी सारी ट्यूब्स होती हैं, इधर सारे सेल्स होते हैं, लेकिन इन सेल्स को खत्म किया जाता है, इनको हम हमारी ये वाली जो ट्यूब्स हैं इनको हम रीकैनलाइज करते होते हैं। लेकिन क्या है कि अगर रिकैनलाइज नहीं होंगी, इधर सारे सेल्स अकामुलेट होंगे, सेल्स अकामुलेट होंगे तो इसको हम क्या कह देंगे? ये आपके अब आगे जारी सी बात है यूरिन फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ये कौन सा जंक्शन है? डेट इज पेल्विको यूरिटरल जंक्शन। तो ये क्या करवा सकती है? ये आपकी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये आपका कंजेनिटल प्रॉब्लम होता है, ठीक है, पैदाइशी मसला होता है। तो एक तो आपका ये मसला हो सकता है, या क्या क्या अगर बच्चों के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो है वो अबेरेंट वेसल्स हो, मींस के एबनॉर्मल वेसल्स हो। अब वो वाली जो एबनॉर्मल वेसल्स हैं वो क्या करवा सकती हैं? वो भी इसको कंप्रेस करवा सकती हैं, आपके ये वाला जो यूरिटर है इसको कंप्रेस करवा सकती हैं। तो जारी सी बात है आगे आपका यूरिन फ्लो नहीं कर पाएगा। इट मींस आपका सिंपल क्या कंसेप्ट बन चुका है कि पेल्विको यूरिटल जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो न्यूनेट्स के अंदर कॉमन है। अब ये क्यों हो सकती है? एक तो यह है कि कंजेनिटली मसला हो, मींस के आपका पेल्विको यूरिटल जंक्शन की इधर प्रॉपर रिकैनलाइजेशन ना हो, या आपका पेल्विको यूरिटल जंक्शन जो है वो इधर से नैरो हो, या क्या कि इधर से कोई एबनॉर्मल ब्लड वेसल बनी हुई थी जो कि इधर से गुजर रही थी, जो कि इसको कंप्रेस कर रही थी, तो जिसकी वजह से आगे यूरिन जो है वो फ्लो नहीं कर पा रहा था। तो ये वाली जो सारी चीज है ये क्या करवा सकती है? ये आपकी हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा सकती है। बंदा आपके पास वही फ्लैंक पेन वगैरह के साथ जो है वो प्रेजेंट कर जाता होता है, और उसकी जो पेन है जब वो वॉइडिंग करेगा, मींस के वॉशरूम जाएगा, तो जब इधर से यूरिन वगैरह थोड़ा बहुत निकल जाएगा ना तो उसको थोड़ा सा बेहतर फील होगा। लेकिन जब वो फ्लूइड्स लेगा तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनेगा, तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन जो है वो इधर अकामुलेट होगा, तो उस केस में उसकी जो पेन है वो वर्स हो जाती होती है। तो भाई वो कहता है कि आपके बंदे को फ्लैंक पेन होगी और वो फ्लूइड्स लेने के ऊपर वर्स हो रही होगी, और जब वो बंदा बॉडी कर रहा होगा, मींस के यूरिनेशन कर रहा होगा, तो उस वक्त उसकी जो पेन है वो रिलीव हो जाती होती है। तो इसका हम डायग्नोसिस के लिए वही अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अब वो एंटी या पोस्ट नेटल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। एंटी नेटल अल्ट्रासाउंड वो होता है कि जो कि बच्चे की पैदाइश से पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोग जो अल्ट्रासाउंड करवा देते हो, इसको हम एंटी नेटल अल्ट्रासाउंड कहते होते हैं। पोस्ट नेटल अल्ट्रासाउंड वो जो कि आप लोग बच्चे की पैदाइश के बाद करवा देते हो, ठीक है। तो आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर जारी सी बात है पता चल जाएगा कि यार ये वाला जो एरिया है ये क्या हुआ पड़ा है? ऑब्स्ट्रक्ट हुआ पड़ा है, और पीछे आपका रीनल पेल्विस और कैल्सिस जो है वो डायलेट करे पड़े हैं। तो आप लोगों को अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सकते होते हो। लेकिन क्या है कि अगर एक बंदा है और उसके अंदर वेजिको यूरिटरल रिफ्लक्स है, आप लोगों को बताया ना कि बच्चों के अंदर जो वेजिको यूरिटरल रिफ्लक्स होती है, डेट कैन आल्सो लीड टू हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर बच्चे के अंदर वेजिको यूरिटरल रिफ्लक्स है और वो हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा रही है बार बार, तो उस केस में हम एक टेस्ट करवाते होते थे जिसको हम एमसीयूजी कहते होते थे, जिसका मिक्चुरेशन साइटो यूरिथ्रोग्राफी करवाते होते थे। इसको भी आज मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा। एमसीयूजी क्या होता है? इसमें आप लोग जनाब अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी ही डायग्राम एक बना लें। हाँ, अब देखिए एमसीयूजी क्या होता है कि इसमें आप लोग इधर से जो है, अच्छा ब्रेक, चले ठीक है, ब्रेक मैं दे देता हूँ। असल में मैंने ब्रेक इस वजह से नहीं दी, मैंने कहा कि हमारी दरमियान में ब्रेक आई तो थी। चलें खैर।
चलें जी, ठीक है। जी, मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर बच्चों के अंदर बिकॉज ऑफ वेजिको-यूरेटरल दूसरा रिफ्लक्स जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस बार बार हो रही है, तो उस केस में हम एक टेस्ट करवाते होते हैं जिसको हम MCUG कहते होते हैं, मिक्चुरेशन साइटोयूरिथ्रोग्राफी। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आप लोग जो डाई है वो इधर से इंजेक्ट करते हो, डायरेक्टली किसके अंदर, आप लोगों के ब्लैडर के अंदर इंजेक्ट करते होते हो। देखिए हमने जो IVU पढ़ा था ना, इंट्रावेनस यूरोग्राफी, उसके अंदर हम जो डाई है वो वेन्स के अंदर, ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे, लेकिन MCUG के अंदर हम जो डाई है वो डायरेक्टली ब्लैडर के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। मींस के इधर से कैथेटर के थ्रू ये वाली जो डाई है वो आप लोग ब्लैडर के अंदर इंजेक्ट कर दोगे। नॉर्मली आपको पता है कि अगर बंदा नॉर्मल है तो जब आप उसको मींस के देन आप लोग इमेजिंग कर रहे होते हो, देन आप लोग जब उस बंदे को मिक्चुरेशन करने का कहोगे, मींस के यूरिनेशन करने का कहोगे, तो ये जो डाई है वो जाहिर सी बात है इधर से आगे निकल जाएगी। ये वाली जो डाई है वो पीछे नहीं जाएगी, ये डाई इसको क्या करना चाहिए, ये आगे यूरिथ्रा के अंदर जानी चाहिए और इधर से जो है वो बाहर निकल जानी चाहिए। लेकिन एक बंदा है जिसके अंदर वेजिको यूरिटर रिफ्लक्स होता है, तो उसके अंदर आपको पता है कि ये वाली जो डाई है वो कहां जाएगी, जब वो बंदा मिक्चुरेशन करने लगेगा तो ये वाली जो डाई है वो वापस यूरिटर के अंदर चली जाती होती है। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ये वाली जो डाई है वो इवेंचुअली किडनीज के अंदर भी चली जाती होती है। तो आपको MCUG के ऊपर प्रॉपर पता चल जाता होता है कि अदर इस बंदे के अंदर वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स है या नहीं है। तो आप लोगों ने एक बंदे के अंदर जिसके अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस बार बार हो रहा है, एक बच्चे के अंदर, तो उस केस में आप लोग MCUG करवा सकते हो। और अगर आपको रिफ्लक्स हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाली जो डाई है वो वापस रिफ्लक्स होगी और आपको प्रॉपर जो है वो पता चल जाता होता है कि यार इस बंदे के अंदर वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स है या नहीं है। देन हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है फॉर पेल्विको यूरेटर जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज 99 टेक्नीशियम DTPA और MAG3 स्कैन। अब ये DTPA या MAG3 ना, इनके ऊपर आप लोग टेक्नीशियम को लगाते हो। टेक्नीशियम आप लोगों को पता है कि रेडियो एक्टिव एजेंट है, ये जहां पे भी जाएगा ये रेडिएशन को एमिट करेगा। आप लोग ये वाला जो एजेंट है इसको इंजेक्ट कर दोगे वही उस बंदे की वेन के अंदर। जब आप लोग उस बंदे की वेन के अंदर ये वाला जो एजेंट है, लाइक टेक्नीशियम, मैं कह देता हूँ DTPA, इसको आपने इंजेक्ट कर दिया, अब ये सारी सी बात है ब्लड के थ्रू होता हुआ इवेंचुअली कहां पे पहुंच जाएगा, आपकी किडनीज के अंदर जो है वो पहुंच जाता है। तो इधर आपका DTPA आ गया, देन आपकी किडनीज जो है वो इसको फिल्टर करेंगी। तो जब आपकी किडनीज इसको फिल्टर कर रही होती हैं तो आप लोग इमेजिंग कर रहे होते हो, तो आपको प्रॉपर पता चल जाता है कि यार ये वाला जो DTPA है वो कितनी मतलब कितनी स्पीड से इधर से फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो आपको उससे किडनी की फिल्ट्रेशन रेट का, जिसको हम GFR कहते होते हैं, उसका भी पता चल जाता है। इट मींस कि एक तो इससे आपको किडनी के फंक्शन का पता चल जाएगा। देन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इधर ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, पेल्विको यूरेटरल जंक्शन पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, बताओ आपका ये वाला जो DTPA है ये इधर से आगे पास कर सकेगा सर जी, इधर से आगे पास नहीं कर सकेगा। इट मींस कि जब आप लोग DTPA स्कैन करोगे जिसके ऊपर टेक्नीशियम आपने लेबल किया हुआ है, तो ये सिर्फ किडनीज के अंदर ही रहेगा और ये इधर आपके रीनल पेल्विस के अंदर बहुत ज्यादा अकामुलेट हो जाएगा और इधर से बहुत रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। तो आपको इधर से पता चल जाएगा कि जनाब इस बंदे के अंदर पेल्विको यूरेटरल जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। तो इधर से आपका जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाता होता है। तो आपको क्या पता चल गया, आपको जनाब पता चल गया है कि पेल्विको यूरेटरल जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हमारे पास जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है दैट इज 99 टेक्नीशियम DTPA या MAG, जिसको हम मरकेप्टो क्या होता है यार, मरकेप्टो एसिटाइल ट्राइग्लाइसिन, ठीक है, कहते होते हैं। तो खैर ये आप लोग टेस्ट यहाँ से आपका डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अब बात आ जाती है ट्रीटमेंट अगर तो खास सिम्टम्स वगैरह नहीं आ रहे तो हम ट्रीट नहीं करते होते, लेकिन अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस केस में जारी सी बात है हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब ट्रीटमेंट में वही सर्जिकल रिपेयर होती है। अब मैं ये वाले जो यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है इसको जारी सी बात है दवाइयां देके तो ठीक नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, सर्जरी करूंगा। उस सर्जरी का क्या नेम होता है, इसको हम कहते होते हैं एंडरसन हाइनीज डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। देखिए जब भी वर्ड आता है प्लास्टिक का, इट मींस कि हम रीशेपिंग कर रहे हैं। पाइलो का वर्ड जो यूज होता है वो किडनीज के लिए यूज होता है। इट मींस के किडनीज की आप रीशेपिंग कर रहे हैं, मींस के इधर ये वाला जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसको आप लोगों ने सिंपली क्या करना होता है, इधर से ये वाला जो एरिया है इसको आपने काट देना होता है, लीव कर देना होता है। या आप लोग एंडोस्कोपिक पाइलोटोमी भी कर सकते हो। अब इसके अंदर आप लोग जो है वो एंडोस्कोप डालोगे। एंडोस्कोप हम किसको कहते होते हैं कि आपकी एक ट्यूब जिसकी टिप के ऊपर जो है वो कैमरा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग डालोगे, आपको पता चल जाएगा कि इधर ऑब्स्ट्रक्शन है। देन आप लोग जो है वो हीट को यूज करोगे, ठीक है, और हीट को यूज करते हुए ये वाला जो सारा एरिया है इसको हम कट कर देते होते हैं। या इधर जो है वो बालून के जरिए ये वाला जो एरिया इसको हम डायलेट कर देते होते हैं। तो वही आप लोगों ने ये वो जो नर्विंग हुई पड़ी है उसको आप लोगों ने बालून के थ्रू डायलेट कर देना है, या एक गर्म हॉट नाइफ के थ्रू जो है वो उस एरिया को आपने सिंपली जो है वो कट कर देना होता है और इधर से ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसको आपने रिलीव कर देना होता है। तो ये थोड़ी सी इसकी सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है PUJ की। देन अगला हमारा जो टॉपिक आ जाता है दैट इज यूरिट्रोसिल। देखिए जब भी वर्ड आता है सिल का, इट मींस कि आपके माइंड के अंदर आना चाहिए
सिस्ट सिस्ट हमको किसको कहते होते हैं कि आप लोगों का एक फ्लूइड फील्ड पॉकेट बन जाए किसी एरिया के अंदर, तो उसको हम सिस्ट कहते होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूरिट्रोसिल के अंदर क्या होता है कि आपका जो यूरिटर है वो लोअर एंड से डायलेट है। फॉर एग्जांपल ये आपकी किडनीज है, ये आपका यूरिटर जो है वो जा रहा है, और ये वाला जो यूरिटर है ये जनाब जाके कहां पे इंसर्ट हो जाता होता है, आपके ब्लैडर के अंदर जाके इंसर्ट हो जाता होता है, और आगे आपका यूरिटर आ गया। अगर क्या हो कि आपका यूरिटर इस वाले एरिया से, ये जो डिस्टल एंड होता है यूरिटर का, वहां से ये सिस्ट की तरह डायलेट कर जाए, अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। मींस कि ये सिस्ट की तरह इस तरह करके डायलेट कर जाएगा। जब ये सिस्ट की तरह इस तरह करके डायलेट कर जाएगा तो इस कंडीशन को हम यूरिट्रोसिल कहते होते हैं। अब ये वाली जो कंडीशन है ये फीमेल्स के अंदर काफी ज्यादा कॉमन है, और खास तौर पे उन फीमेल्स के अंदर जिनके अंदर डुप्लेक्स किडनीज होती हैं। अब डुप्लेक्स किडनीज हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, जिसके अंदर आपकी जो किडनीज होती हैं उनका दो दो यूरिटर्स होते हैं। ऐसे ही है कि नहीं है? उस कंडीशन को हम क्या कह रहे थे? डुप्लेक्स किडनीज कह रहे थे। तो उनके अंदर मोस्टली ये वाला जो यूरिट्रोसिल है ये भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब आपका इधर यूरिन अकामुलेट करेगा, तो आपको पता है जब भी यूरिन जो है वो अकामुलेट करता है तो उधर जो है वो यूटीआई होने का, यूरिनरी ट्रैक का इंफेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते होते हैं। ठीक है, तो इस बंदे के अंदर यूटीआई होने के, यूरिनरी ट्रैक का इंफेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते होते हैं। अब बात आ जाती है कि इसको मैंने ट्रीट कैसे करना है, तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है दैट इज एंडोस्कोपिक डायाथर्मी। अब एंडोस्कोपिक डायाथर्मी के अंदर क्या होता है कि वही मैं इधर से एंडोस्कोप नीचे से डालूंगा और देन डायाथर्मी कर दूंगा। मींस के इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हुए ये वाला जो एरिया है इसको मैं इंसाइज कर देता होता हूं। इंसाइज करूंगा तो जारी सी बात है अब आपकी ये इधर से डायलेशन नहीं रहेगी और आपका यूरिन प्रॉपर्ली फ्लो करता रहेगा और आप बंदे को बार बार यूटीआई जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो एंडोस्कोपिक मींस कि आपकी थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसके ऊपर कैमरा होता है उसको हम एंडोस्कोप कहते होते हैं। डायाथर्मी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं करंट को यूज करते हुए वहां से जो है वो इंसिजन कर देता होता हूं, और वहां से वो जारी सी बात है अब आपकी ऑब्स्ट्रक्शन लीव हो जाएगी। ये जो सारा इधर यूरिन अकामुलेट हो रहा था ये मसला नहीं रहेगा, यूटीआईज नहीं होंगी, और इस तरह ये वाला जो प्रॉब्लम है ये इजीली ट्रीट हो जाता है। हम जो डायग्नोसिस करते होते हैं वो इंट्रावेनस यूरोग्राफी करवा लेते हैं। जब आप लोग इंट्रावेनस यूरोग्राफी करवाओगे तो आपको पता है वेन्स के थ्रू आपकी वो डाई आएगी, किडनीज के अंदर आएगी, और ये जो डाई है वो इधर काफी ज्यादा अकामुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो जब वो डाई इधर काफी ज्यादा अकामुलेट हो जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल आपकी यूरेटर थी तो ये डिस्टल एंड पे इस तरह करके डायलेट कर रही थी, ऐसे ही है कि नहीं है? तो अगर आपने कोबरा का हेड देखा हो तो वो भी तो कुछ इस तरह का ही होता है ना। ठीक है, तो वो आपको कह सकते हैं कि आईवीयू के ऊपर आप लोगों को कोबरा हेड मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आईवीयू के ऊपर आप लोगों को कोबरा हेड मिल रहा है तो इट मींस के दैट इज यूरिट्रोसिल। ठीक है, तो इस तरह करके इजीली हमने डायग्नोज भी कर लिया और ट्रीट भी कर लिया। देन हमारे पास एक और छोटी सी कंडीशन होती है डेट इज पोस्ट कैवल यूरिटर। अब देखें कैवल का वर्ड जब भी यूज हो ना तो आपके माइंड के अंदर जो आना चाहिए डेट इज इंफीरियर वेना के आनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है बिहाइंड। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो यूरिटर होता है ना वो यूरिटर जो होता है वो इंफीरियर वेना के की राइट साइड पे होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये आप इमेजिन करें कि आपकी राइट किडनी है और ये जनाब यूरिटर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका इंफीरियर वेना केवा होता है तो ठीक है, इट मींस कि आपका जो यूरिटर है वो क्या होता है ऑन द राइट साइड ऑफ इंफीरियर वेना केवा होता है। ये नॉर्मल मैं आप लोगों को कंडीशन बता रहा हूं। लेकिन अगर क्या हो कि आपका जो यूरिटर है वो इंफीरियर वेना केवा के बिहाइंड हो तो इसको हम पोस्ट कैवल यूरिटर कह देते हैं। पोस्ट मतलब बिहाइंड। ठीक है, तो नॉर्मली आपका क्या था, ये वाला जो यूरिटर था वो ऑन द राइट साइड ऑफ इंफीरियर वेना केवा होता है। लेकिन अगर क्या होगा आपका जो यूरिटर है वो इंफीरियर वेना केवा के, फॉर एग्जांपल आपकी इंफीरियर वेना केवा इधर होगी और आपका यूरिटर जो है वो इसके पीछे होगा, तो इसको हम पोस्ट कैवल यूरिटर कहते हैं। अब इसके अंदर मसला क्या है, इंफीरियर वेना केवा का क्या काम होता है कि आपकी जो नीचे वाली बॉडी है ना वहां से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करना। जब वो ब्लड ड्रेन करेगी तो इट मींस कि वो वाला जो पाइप है वो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड आएगा। जब उसके अंदर ब्लड आएगा वो पाइप बड़ा हो जाएगा, वो डायलेट करेगा, तो वो नीचे पड़ा हुआ जो यूरिटर है उसको कंप्रेस करेगा। जब वो नीचे पड़े हुए यूरिटर को कंप्रेस करेगा तो जाहिर सी बात है अब आप बताओ आगे यूरिन फ्लो कर पाएगा नहीं, तो बंदे के अंदर क्या हो सकती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, पीछे जो सारा यूरिन है वो कम्युलेट हो जाएगा। तो इस केस में हम प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन करते होते हैं। मींस कि आपका ये वाला जो यूरिटर है इसको हमने पीछे से पीछे नहीं रहने देना होता, हम ये वाला जो यूरिटर है इसको आगे कर देते होते हैं ताकि क्या हो कि ये इसकी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो वही वो कहता है कि पोस्ट कैवल यूरिटर के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली आपका जो यूरिटर है वो राइट साइड ऑफ द इंफीरियर वेना केवा होता है, लेकिन पोस्ट कैवल यूरिटर के अंदर आपका ये इंफीरियर वेना केवा के बिहाइंड होगा, जिसकी वजह से कंप्रेशन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और जब सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो हम सिंपली जो है वो इसको रीजॉइन कर देते होते हैं और इसको जो है इंफीरियर वेना केवा के आगे थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर देते होते हैं ताकि इसकी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो ये था हमारा पोस्ट कैवल यूरिटर। ये दो छोटे से टॉपिक्स थे। देन हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज यूरिनरी इनकंटिनेंस। हिम्मत है ना आप लोगों के अंदर? ये टॉपिक